कारपोरेट माफिया भी तो सिनेमा को खरीद लिया है। फिल्म थी शेखर कपूर जी की बैंडिट क्वीन। उसमें बहुत ही छोटा दशमलव जैसा रोल था हमारा। दादा दादा बोलने लगे। नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। आज हमारे खास मेहमान हैं हेमंत पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर, काफ़ी जर्नी आपकी बड़ी दिलचस्प रही है और आज आप ऐसे मुकाम पे हैं कि लोगों को इंस्पायर करते हैं। शुरुआत से चलते हैं पिथौरागढ़ से। वो कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि एक्टिंग में करियर बनाना है? आप किनसे इंस्पायर हुए थे? इंस्पायर तो क्या, हम वहाँ नाटक करते थे पिथौरागढ़ में। 12वीं का एग्ज़ाम हुआ बोर्ड का, तो वहाँ से दिल्ली मेरी सिस्टर ब्याही हुई थी। उनकी शादी वहाँ हुई थी। जीजा जी उत्तराखंड से वहाँ दिल्ली में रह रहे थे। तो मार्च के महीने, चैत के महीने में एक रस्म होती है उत्तराखंड में, भिटौला बोलते हैं उसको या भिटौली बोलते हैं। तो वो किसी भी शादीशुदा महिला को उसके परिवार की तरफ से तोहफा दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है भिटौला के नाम से। तो वो दिल्ली देने जाना था। आज मेरा 12वीं का खर्च वो हुआ था, पेपर एग्ज़ाम लास्ट का। ईजा ने बोला माता ने कि भिटौला देने कौन जाए। मैंने कहा मैं जूँ मैं जाऊँगा। मेरे को मिल गया बहाना, मैं वहाँ से कट लिया दिल्ली। और हमारे लिए एकदम नया, क्योंकि आज तो सब पता है ना लोगों को, मोबाइल है ये। हमारे टाइम पे कुछ था ही नहीं ऐसा। एक एड्रेस था दिल्ली का, उस पे आ गए। वहाँ से भी एक शुरुआत हुई रंगमंच की। नाटकों में काम करने का मौका मिला, नुक्कड़ नाटकों में काम करने का मौका मिला, और ये सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के नाटकों में काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर 2.5-3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री कंपनी में काम करने का मौका मिला, जहाँ तनख्वाह मिलती थी नाटक करने की। तो वहाँ से एक रंगमंच के कलाकार का बढ़िया जीवन शुरू हो गया। तो बॉलीवुड की तरफ रुझान कैसे हुआ था? 6 साल में दिल्ली में रहा, वहाँ नाटकों में काम किया, फिल्मों में भी काम किया। फिर दूरदर्शन हुआ करता था तब। हाँ। एक ही चैनल होता था उसके लिए कुछ टीवी का वहाँ करते रहते थे। फिर एक फिल्म थी शेखर कपूर जी की बैंडिट क्वीन। उसमें बहुत ही छोटा दशमलव जैसा रोल था हमारा। उसको हम पहचान सकते हैं कि मैं कहाँ था। अच्छा। हाँ, वो किया। उस वक्त 5,000 रुपये रोज मिलता था। आप सोचो, काफी फेमस बहुत उसमें तो बढ़िया। तो उस पिक्चर में और हमारे काफ़ी सीनियर लोग काम कर रहे थे। वो चाहे निर्मल पांडे हों, मनोज बाजपेयी, सौरभ शुक्ला, सौरभ अपने दोस्त यार सीनियर बड़े। तो वो सब तो दिल्ली से बम्बई आ गए। फिर हमको भी मंडी हाउस में लोग दिल्ली में दादा दादा बोलने लगे, थोड़ा इज्जत करने लगे हमारी। फिल्म मिल गई जब। तो मैंने कहा यार गुरु, यहाँ तो अब दादा दादा बोलने लगे, अब चलो, अब तुम भी चलो बम्बई। फिर यहाँ से अच्छी शुरुआत। फिर यहाँ वो बैंडिट शेखर कपूर जी का ही एक प्रोडक्शन था, हम बम्बई नहीं जाएंगे। वो सीरियल एक शुरू किया तिग्मांशु धूलिया जी के डायरेक्शन में। हाँ। वो एक अच्छी फिर शुरू, 500 रुपये वहाँ से मिलते लगे थे। वहाँ से एक शुरुआत हुई। फिर सोनी चैनल और GTV तब होते थे 2 चैनल। तो सोनी में एक ताक झांक सीरियल से उसमें भी रेगुलर शुरुआत हो गई। और हिंदी फिल्में 100-150 फिल्में, फिर सब होने लगा। फिर ऑफिस आ गया। हाँ, उसके पांडे जी तो 8-10 साल फिर ऑफिस। फिर उसके बाद क्रिश आ गई। तो फिर वहाँ से एक अच्छा समय ईश्वर ने इस मुंबई में रख लिया। तो इंस्पायर किस एक्टर से हुए थे आप? वो एक जहाँ जिससे जो अच्छा मिला उससे इंस्पायर। कई बार नए एक्टर से इंस्पायर हो जाते हैं। अभी रामायण का एक यंग कलाकार, नाम भूल गया उसका, वीडियो मैंने देखा, उससे बहुत इंस्पायर हो गया। 14 साल से उसने समोसा नहीं खाया। अरे वाह। और समोसा उसका प्रिय। तो बॉडी बनाने के लिए, एक्टर बनने के लिए त्याग और तपस्या किसी साधु या संत बनने से कम नहीं है। तो जब मुंबई पहली बार आए तो कहाँ रहे आप? मुंबई में वो चेंबूर में एक अशोकदा हमारे थे, अशोक मल जी। तो वो भी शुरुआती दौर में, बाद में तो उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम किया था। लेकिन उस वक्त वो एक चौल में रहते थे, तो वहाँ मुझे उन्होंने अपने साथ रहने का मौका दिया कुछ दूर। लेकिन वो उतना दूर था कि मेरे को आना इस तरफ था, अंधेरी। तो फिर धीरे धीरे दिल्ली के जो दोस्त लोग थे मेरे, INSD के पास आउट लड़के थे मेरे बैच में, उन वो सब, तो उनके साथ रूम शेयर हुआ। फिर धीरे धीरे हालांकि पैसे आने लगे तो हम लोगों ने भी 2-2 लोगों ने सिंगल रूम शेयर करके रहना। फिर चेंबूर से वर्सोवा रहे फिर आने के बाद? ना, मंदिर ईस्ट, अंधेर ईस्ट में रहे। PMGP हाँ, वो कॉलोनी। PMG काफी लोग रहते थे। बहुत PMGP कॉलोनी में FTI के बच्चे, NSD के, और तब सब, और दिल्ली से सब, बहुत पूरी बारात होती थी उस दौरान में PMGP कॉलोनी। तो आपके दौर में जो 10-12 लोग रहते थे वो कौन कौन से अभी तक सक्रिय कौन? सब उसमें लगभग कुछ लोग ऐसे थे ना, हम जानते भी नहीं थे उनको। कौन है? हाँ। क्योंकि हम भी मजबूरी में रह रहे थे।
वो भी मजबूरी में रह रहे थे। तो लेकिन दोस्त उस वक्त के जो हम देखते हैं कि वो उसमें कुमुद मिश्रा बहुत अच्छा उसमें काम कर रहे हैं, अनूप सोनी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आदित्य श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, राजेश तेलंग, जिन लोगों के साथ हम बम्बई में शुरू में मिलते थे बहुत सारे, तो वो अच्छा सब अब बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, उस समय कास्टिंग डायरेक्टर्स का दौर नहीं था, एक बड़ा अच्छा ही माध्यम था कि हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर से खुद मिलते थे ऑफिस में जाकर। वो किस तरह के अनुभव रहे हैं आप? वो खाली डायरेक्टर इतना ही देख के भी डिसाइड कर लेता था, या होता करता था कि नहीं करता था, इतना करता ही हमको तो लग जाता था कि इसने कर लिया डिसाइड। जहाँ 2-3 फोटो निकाल लिए तो हमको लगता था गुरु काम बन गया यहाँ, मतलब हमको भी समझ में आया था। लेकिन शुरू में हम बड़े खुश होते थे कि 3-4 फोटो रख लिए यार उसने, ये हर फोटो देखा आपने को लगता था काम बन गया। अब जो कास्टिंग डायरेक्टर्स का जो दौर आया है, ये कभी लोगों से मिलना हुआ या उन लोगों ने आपको बुलाया होगा? अभी किस तरह का माहौल है, किस तरह के अनुभव रहे हैं अभी? हमें तो कम ही लोग मिलते हैं कास्टिंग डायरेक्टर वाले और ये वाले, क्योंकि जनरली डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को पता होता है इस रोल में पांडे जी का है, फिट लाइन है, तो ठीक है, बुला लेते हैं। और कई बार कोई बुलाते हैं तो चले जाते हैं, उसको ईगो में अपन भी नहीं लेते। शेखर कपूर की फिल्म पहले ही करके आप आए थे जो, हाँ, तो उस फिल्म का फ़ायदा कितना मिला है यहाँ? उस फिल्म का फ़ायदा ही यही हुआ कि मेरे को बम्बई आने का कॉन्फिडेंस मिला उससे। रोल वोल कुछ था थोड़ी, उसमें दशमलव जैसा रोल था, मैं बता सकता हूँ आपको कि वहाँ मैं हूँ, इतना ही था। लेकिन जो कॉन्फिडेंस उसने आने का मौका दिया, कि हमारे सारे जो अच्छे रोल करने वाले कलाकार थे उसमें सब बम्बई आ चुके थे, हमारे सीनियर लोग, और बम्बई आने का हमें कॉन्फिडेंस। हालांकि बीच बीच में ब्रेक भी आते हैं ज़िंदगी में, 2 महीना 4 महीने शूटिंग ही नहीं हो रही है, लेकिन वो फिर आप रनिंग में रहते हो तो काम करते हो। तो ब्रेक जब रहते हो उसमें क्या करते हैं आप? ब्रेक जब आता है तो हमें पता, हम तो एक कुमार कुंडली पे विश्वास करता हूँ, हॉरोस्कोप पे विश्वास करता हूँ, उसके बाद मैं विश्वास करता हूँ अपने आप पे, अपने कर्मों पे, क्योंकि भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जो आदमी साधना के पथ पर है, अपने योग से, ध्यान से, अपने प्राण क्रियाओं से, वो अपने भाग्य का विधाता बन सकता है। कोई भी व्यक्ति, ये शक्ति हर व्यक्ति में है, लेकिन उसके लिए उतनी साधना करनी पड़ेगी। जो चाहो वही क्रिएट करोगे तो आपको वो मिलना ही मिलना है। बीच में इस साधना को करने के लिए काफ़ी, मतलब आप कहीं थे? मैं चला जाता हूँ, हाँ, मतलब कृष्ण जैसे जब आई थी तो मैं ओम पर्वत चला गया था, तब ओम पर्वत जाना 3 दिन का पैदल रास्ता, 3 दिन आना, 3 दिन जाना, तो 3 दिन आना, 3 दिन ऊपर जाने के बाद आदमी का नीचे आने का मन ही नहीं करता। उसका एक कारण ये है कि 3 दिन पैदल चलना पड़ेगा, कौन जाएगा। और दूसरा है कि आदमी को वाकई इतना मिल जाता है कि यार मैं कुछ पल और, आप अपने आप से एक्चुअल में जुड़ पाते हो। यात्राओं से जीवन परिवर्तन होता है, सारे परिवर्तन यात्राओं से हुआ है आज तक के इतिहास में। तो यात्राएं इतनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं सच में पूछता हूँ, और क्यों पूछता हूँ, मैंने गाय भैंस चराई है उस मिट्टी में, मैंने वो अपना दोस्तों के साथ खेल खेला है वहाँ, और रात दिन पूर्णिमा की रात में मैं उस जंगलों में रहा हूँ, खेतों में रहा हूँ, उन खेतों से मैंने हिमालय को रंग बदलते देखा है। मेरे लिए तो भगवान ही है ना वो मिट्टी, और मैंने ना सोचा था कि कभी मैं ऐसा बनूंगा, तो मेरे लिए मतलब अति आवश्यक हो जाता है कि हे प्रभु तू है, मेरे जैसे व्यक्ति को आपने यहाँ पहुँचाया, तो मैं उस मिट्टी की ताकत है। अच्छा, इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स को लेकर एक अलग ही रवैया शुरू से ही रहा है जो है, तो कभी जब आप किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में गए होंगे तो कुछ इस तरह से एक्सपीरियंस हुए आपके साथ? मैं आपको सच्चाई से बोलूँ, मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों? दुकानदार है, दुकानदार अपने ही बेटे को दुकानदार बनाएगा ना। कोई नेता है तो वो चाहता है कि उसका बच्चा भी, परिवार का भी उसमें जाए, या कोई भी, वो बड़ा प्राकृतिक और स्वाभाविक भी है। कई ऐसे आईएएस परिवार देखोगे आप जिनकी 3 जनरेशन आईएएस है, 3 जनरेशन वकील है, 3 जनरेशन लॉयर है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि उनके लिए वही माहौल है, वही पढ़ाई है, बेटे को भी उन्होंने आईएएस में ही निकालना है। और ऐसा ही कलाकारों के लिए भी, कोई फिल्म का प्रोड्यूसर अपने बच्चे को लेके बना रहा है, कोई डायरेक्टर बना रहा है, तो वो उसका अपना जज्बा है, अपनी हिम्मत है, अपना कॉन्फिडेंस है, और उसका जिसके लिए बनाया जा रहा है उसका भाग्य है। और मैं इसको इसलिए नहीं मानता कि हम कोई भी ग्रुप में मैं नहीं हूँ, और जो आदमी अच्छा, हमें खुद ही पता लग जाता है इसके यहाँ रहना है कि नहीं रहना है, तो हम उससे दूर वैसे ही रहते हैं। दूसरा, आप अगर काबिल हो, आप में अगर काबिलियत है, तो इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि
आपको इग्नोर कर दिया जाएगा। आपका स्वभाव भी काउंट करता है, नो डाउट, लेकिन आप काबिल हैं तो एट एनी कॉस्ट आपको बुलाया जाता है, आपको लिया जाता है, आपको पैसे भी दिए जाते हैं। आपको उस लायक बनना पड़ेगा, जब तक नहीं बनोगे अपमान सहना पड़ेगा। मैं आपको दो 3-4 लाइन में कहानी बताता हूँ। 2 पत्थर थे रात मंदिर के, संगमरमर के। एक पत्थर बोला, यार जो जिस पे जूते चप्पल उतारते हैं संगमरमर का, कि यार देख भाई मेरे पे सब जूते उतारते हैं, जूते उतार के रख जाते हैं, और एक तू है तेरे ऊपर माला चढ़ाते हैं, जबकि हम दोनों एक ही खदान से निकले थे। तो जो मूर्ति बना हुआ, भगवान बना हुआ जो पत्थर था संगमरमर का, उसने एक ही लाइन बोली उस पत्थर से जो पायदान पे था, बोला देख भाई मैंने ऐसा पत्थर, हम दोनों एक ही खदान से निकले, लेकिन मैंने छेनी हथौड़ी की चोट ज़्यादा खाई है, तब जाके वो शेप मिलती है। वही ये हर चीज़ में है। एक्टिंग हो चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हो, आप बर्दाश्त करो, उसका हिस्सा है वो। आपके पकने के कोई भी अंकुर, कोई भी बीज, प्रकृति से आप सीखिए, कोई भी बीज तब तक पेड़ नहीं बनता या वृक्ष नहीं बनता या पौधा नहीं बनता जब तक वो टूटता नहीं है। जब वो टूटेगा तभी तो अंकुर निकलेगा ना, तो आपको तो टूटना पड़ेगा। जब टूटोगे तब अंकुर निकलेगा नया, और टूटोगे नहीं तो कहाँ वैसे ही रह जाओगे। तो आपको ब्रेक तो करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, और ये प्रक्रिया है। इंडस्ट्री में कोई लोग बोलते हैं कि क्या मजे हैं इसके, इसको तो इतने पैसे मिलते हैं, वैनिटी मिलती है, ये मिलता है, वो उसकी यात्रा है। आप उसको थैंक्स बोलो, ब्लेसिंग दो उसको, तब आपके जीवन में भी ऐसा आएगा। अच्छा, कितने दिनों तक बस में ट्रेवल करने के बाद पहली कार, अपनी खुद की कार खरीदी थी आपने? वो कौन सी कार थी? मैंने 10-11 मैं गाड़ियाँ खरीद चुका हूँ अपने जीवन में। सबसे पहले मैंने खरीदा था सेकेंड हैंड स्कूटर 5,000 रुपये का, यहीं बम्बई में। कब की बात है ये? काफी हो गया। हाँ, 2000 के आसपास की। तो सेकेंड हैंड का पैसे नहीं थे, तो जो मैकेनिक है ना लोकल वाला, उसको दोस्त बनाया था। वो दोस्त है, मतलब दुनिया में बढ़िया। शाम को वो आ जाता था और बढ़िया है, इसका ये बदलना पड़ा और ये कर देंगे, वो कर। हमको लगता था भाई तेरी वजह से गाड़ी चल रही, तू जैसा बोलेगा वैसा कर। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई। फिर एक प्रोड्यूसर ने पैसे नहीं दिए, सेकेंड हैंड गाड़ी दे दी। मुझे आती भी नहीं थी। वो कौन सी गाड़ी थी? वो मारुति वैन, हाई रूफ वाली नहीं होती, हाई रूफ, ऊंचे छत वाली, वो पुरानी वाली, वो दे दी। उसने 35,000 रुपये देने थे, वो बोला ये ले जाओ। मैंने कहा गाड़ी क्या? तब अचानक कोई बोल रहा गाड़ी ले लो। हमको नहीं पता ये चलती है नहीं चलती है, कैसी है गाड़ी। शब्द सुन के ही खड़े हो गए कान। गाड़ियों का शौक रहा है आपको? रहा कौन, किसका नहीं रहा, और उसको तो रहता ही है जिसके पास गाड़ी नहीं है। जी जी, हाँ। है ना। तो एक दोस्त को लेके गया, फिर वहाँ से हम गाड़ी निकाल के लाए, वहाँ से शुरुआत हुई। अच्छा, पंडित जी को कब लगा कि अब लोग आपको पहचानने लगे दर्शक इंडस्ट्री में? वो ना एक यूनिवर्सल एक म्यूजिक कंपनी थी, उसका एक था एल्बम, बाऊजी 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 बंगड़ा साडे नाल बाऊजी, एक वो था। वो अब मुझे नहीं पता था कि एल्बम है या बहुत हिट होने वाली चीज़ है। उस वक्त मैंने उसमें काम किया था, तो वो एक बहुत उस वक्त के यूथ में वो बहुत फेमस हो गया। फिर MTV का एक प्रोमो मसाज वाला, इना मीना डेगा वाला, वो फिर विज्ञापन बहुत सारे प्रहलाद कक्कड़ जी के साथ, खूब सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के, उसके साथ फिर वो चल गया ऑफिस। उसी प्रोग्राम में 2-2 3-3 विज्ञापन आपके खुद के भी आ रहे हैं। फिर वो क्रिश मिल गई, रेडी मिल गई, वो चलता ही रहा। ऑफिस तो काफी एकदम इतना लंबा दौर चला और पांडे जी स्टेब्लिश हो गए। हाँ। तो कभी ऐसा होता है कि टीवी का जो टैग लगता है वो फिल्मों में वाले थोड़ा उसको एक अलग नजरिया होता है? ना हमारा नहीं लगा। हम क्या नाटक भी करते हैं, थिएटर भी करते हैं, फिल्में भी की साथ, तो सब साइमल्टेनियसली चलता रहा। तो अभी जैसे अभी ये फिल्म आ रही है वेलकम टू द जंगल, वो कर रहा हूँ मैं। एक हॉन्टेड 2 विक्रम भट्ट जी की बढ़िया पिक्चर है, वो कर रहा हूँ। और एक आध लीड रोल की पिक्चर है उत्तराखंड में शुरू होनी है, अभी उसकी शूटिंग होनी है, वो कर रहा हूँ। तो अपने मन के काम, और नाटक भी कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा बीच में दौर शुरू हुआ था कि मतलब एक अलग तरह की सिनेमा, अलग तरह की, क्या वजह थी? वो रोल अच्छे थे, लेकिन वो फिल्में छोटी थी तो वो चली नहीं, उनको हॉल नहीं मिले। कारपोरेट माफिया भी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। आज तो सिनेमा को खरीद लिया, चंद घरानों ने सिनेमा को खरीद लिया। इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है ही नहीं। अब वो इंडिपेंडेंट जो प्रोड्यूसर है, तो हम उसको के लिए हिम्मत का काम करते हैं कि आप करो, हम आपके साथ हैं। मैं ही नहीं, बड़े बड़े एक्टर भी कोशिश उसके लिए हेल्प करते हैं।
तो वो अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट व्यक्ति प्रोड्यूसर का जिंदा रहना इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। क्रिश में कैसे मिला था मौका, उससे जुड़ी कुछ खास यादें? क्रिश वो ऑफिस के शूटिंग चल रही थी, उन्होंने वहीं से राकेश रोशन जी ने बुलाया था क्रिश के लिए और बोला ये ऐसा रोल है और पहाड़ का कैरेक्टर है और बढ़िया अच्छा पूरी कहानी सुनाई उन्होंने, कब कौन सा गाना आएगा वो सुनाया। इतना सीरियसली सुनने की हमको आदत नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा आदमी इतनी शिद्दत से अब काम कर रहा है, उन्होंने पूरी पिक्चर प्लान की हुई है। हम तो एक्टर अपने कैरेक्टर का सोचता है ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा कैरेक्टर कैसा, वो तो डायरेक्टर तो पूरी पिक्चर बनाता है ना। तो हमने उनका वो सुना, विजन सुना, कैरेक्टर सुना, फिर अपना कैरेक्टर को बनाया। जब बनाया तो वो डायरेक्टर के इमेजिनेशन से थोड़ा आगे निकल गया। जैसे उसमें कई इम्प्रोवाइज था, वो भाज भाज रे भाज डंकिनी भाज कह को लाग्यो भागो भूत भगाओ मंत्र जो बोलता है ना, वो चूँकि मैं पहाड़ का रहने वाले हूँ, बचपन में हम ये सब खेल वेल में करते थे और देखा भी है, साक्षात भी देखा है। तो मैंने रिहर्सल में वो किया। परफॉर्मिंग आर्ट है ना, परफॉर्मिंग आर्ट में क्या है कि शब्द या किताबें ज्ञान कुछ नहीं काम आता, परफॉर्मिंग आर्ट है ना, परफॉर्म करके आप बताओ। तो रिहर्सल में मैंने वो किया, मैंने कहा देखा जाएगा, तो सब लोगों ने ताली बजाई। तो राकेश जी ने बोला इसको रखो। ऋतिक के साथ कैसे रहता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऋतिक रोशन बहुत मेहनती कलाकार है, बहुत मेहनती कलाकार। इवन अभी अक्षय कुमार के साथ भी जो एक कर रहे हैं अपन वेलकम टू द जंगल, वो भी सब, वो क्या सारे कलाकार गर्मी में भीतर के कपड़े तक पसीने से गीले हो रहे हैं सारे एक्टरों के, फिर भी लगे हुए हैं शूटिंग में। तो ये साधना से कम नहीं है। लोगों को लगता है कि क्या मजे हैं फिल्म वालों के, लेकिन जब आपके अंदर के कपड़े गीले हो जाए, पसीने से घुटनों से पानी निकल रहा है और खुश हो रहे हो, का सीन दिखा रहे हो, वो मामूली आदमी थोड़ी कर सकता है ये। और पहाड़ में बर्फ पड़ी है, ठंड लग रही है जूते से, कपड़े का जूता था, पत्थर भी लगता है, जब पैर ठंड अकड़ जाते हैं तो बहुत ठंड होती है। वो ठंड लग रही है, नीचे पत्थर भी लग रहे हैं, तो ऐसा ऐसा हो रहा है और वहाँ चल रहा है आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, ऐसा चल रहा है। तो वो कोई मामूली चीज नहीं है ना, और जैसी कट हुआ तो ठंड लग रही है। साधना ही है, एक्टिंग कोई मामूली बात नहीं है अगर सीरियसली अगर आप करते हैं या अच्छा काम करते हैं तो। रेडी से जुड़ा कुछ खास किस्सा? रेडी में बढ़िया था, सलमान भाई के साथ काम करने का मौका था, छोटे पंडित जी वाला रोल। हाँ बहुत अच्छा बढ़िया, वो रोल छोटा था। हाँ, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ, एक्टरों को भी बोलता हूँ कि कोई भी काम या हर व्यक्ति पे लागू होता है, कोई भी काम आपको दिया गया, एक तो वो छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता, उसको सच में आप मान लो ना काम। चाहे ऑफिस में भी आप काम कर रहे हो, जो आपको काम दिया गया उसने आपने 5% बढ़ा के देना है। जो पैसे आपको दे रहे हैं उसमें से उससे बढ़िया काम करके आप दोगे ना, तो आप खुद ही अपने लिए प्रकृति में अपनी ऊर्जा बना रहे हो, आपको फिर वैसे ही मिलेगा। कुंडली खुद आप देखते हैं? नहीं, कुंडली मेरे भाई खुद बड़े हाँ। ज्योतिषी हैं और भी कई बड़ा, अपन तो उत्तराखंड में जैसे मुंबई में हर घर के नीचे एक्टर निकलता है, उत्तराखंड में हर घर के नीचे से ज्योतिष निकलता है। इंट्यूशन वाले लोग, मेरे मामा जी जिनकी डेथ हो गई अभी, वो आप किस पर्पज से आए हैं, अच्छा, वो सब बता देते थे क्यों आए हैं। वो सब ये सेम चीज एक्टिंग में भी हम एक समय के बाद एक एक्टर भांप लेता है, हर आदमी को, हर प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को या दूसरे एक्टर को, जब आप उस प्रक्रिया में लगे तो हम ये निश्चित बात मानिए मिश्रा जी कि हम अपने भाग्य के विधाता बन सकते हैं, उन इतनी शक्ति हमारे पास है। लेकिन उस शक्ति में आपको, ये ज्ञान की बात नहीं है, ये करने की बात है, करने की बात है। ये ज्ञान की बात सुन के आप लोग भी टीवी सुन के तो आप खुश मत हो जाना कि क्या बात कही है। परिवर्तन तभी होगा जब आप इसको अपने जीवन में लागू करेंगे। अच्छा पांडे जी, कभी ऐसा हुआ कि किसी बड़ी फिल्म के लिए आप फाइनल हुए हो और शूटिंग पर जाने वाले हो, अचानक किसी वजह से नहीं कर पाए हो, ऐसा कुछ कभी हुआ है? हुआ था, एक पिक्चर का नाम याद नहीं, गोवा में था, राजपाल भाई भी थे उसमें। घर से बम्बई से अपन टीका वीका लगा के घर से पत्नी ने भेजा था, वहाँ जाके ही बोल दिया एयरपोर्ट पहुँचते ही कि शायद शूटिंग किसी वजह से कैंसिल हो गया, अब आप जाओ। मैंने कहा यार मैं अभी तो बॉम्बे से गोवा पहुँचा हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊँगा। अच्छा, गोवा पहुँच गए? हाँ, टिकट भेजी थी उन्होंने, फ्लाइट भेजी थी, तो मैंने कहा घर वाले बेइज्जती करेंगे यार, ऐसे नहीं, मैं कल जाऊँगा भाई। मैं होटल रुक किया मैं तो वो एक किस्सा था। फिर वो आदमी होटल पे ही आया, कुछ जाने वाने के कुछ पैसे वैसे देखेगा, हम आ गए। हमने पूछा भी नहीं कि क्यों कैंसिल हुआ क्या हुआ,
मुंबई में हर किसी का सपना होता है खुद का आशियाना बनाना जो है, वो कब बनाया आपने? वो क्या फीलिंग थी जब पहली बार मलाड में लिया होगा आपने पहली हाँ बार? हाँ, मलाड में ही लिया था। ये बहुत पुराना, मेरे ख्याल 20-25 बरस पुराना लिया था घर। आज वो घर टूट करके रीडेवलपमेंट में जाके बहुत बढ़िया टावर बन गया है, स्विमिंग पूल है, 3-3 मंजिला, उसमें पार्किंग है। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर चार खुश रहना है, 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी बन हाँ, गई। तो जो जब आदमी लिया था आपने तब मेरे ख्याल से ₹8.25 लाख। अब कोई बोले अरे इतने करोड़ इनके पास, हमारे पास कहाँ से हैं? हमने तो घर लिया था, गलती से उसके पैसे बढ़ गए। है ना? तो ये बात। फिल्मों के बारे में जितनी भ्रांतियां बाहर फैली होती हैं, मतलब ये ड्रग्स है, ये है, कास्टिंग ये है, मतलब उस सब से आप काफ़ी दूर रहे। एक एक्टिंग को एक आध्यात्म की तरह आपने जो है बनाया, आध्यात्म ने मुझे बचा लिया। है ना? आध्यात्म, क्योंकि बुरे बुरे रास्ते पहले मिलते हैं भाई साहब, चाहे लड़का हो लड़की हो। बुराई में अट्रैक्शन भी होता है ज़्यादा अच्छाई से, और आपको पहले भी मिलते हैं और बड़ा मज़ा भी आने लगता है आपको। लेकिन आपके अंदर ईश भगवान है, आपको पता है बेटा ये बुरा तो है, मज़ा तो आएगा लेकिन बुरा तो है। आपको वहीं उस चीज़ को ख़त्म करना, नहीं, या मैं नहीं जाऊँगा। फ़िल्म लाइन में कोई किसी के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये सच्चाई की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे लड़का हो लड़की हो, आपको कोई गलत कुछ दृष्टि से देख तक नहीं सकता। वो फिल्मी लड़कों के होते हैं अफेयर अफेयर, या कम ज्ञानी लोग या इनके, जिसको टैलेंटेड जो काम का बंदा है, जो उद्देश्य लेके आएगा, उसके पास फुर्सत ही नहीं है अफेयर करने की। बिल्कुल बहुत सही बात। वो तो जुनून लेके आया, उसके लिए युद्ध जैसी स्थिति है, उसके लिए लड़की तो आए ही नहीं जिंदगी में। सपना, जब आपका सपना बड़ा होता है ना, तो समस्या अपने आप छोटी हो जाती है। सबसे साधना का काम हमारा ही फील्ड है। 2 बजे रात भी शूटिंग हो रही है, विदेशों में भी, बर्फ़ में भी शूटिंग कर रहे हैं, कहीं खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप बहुत बड़े स्टार भी हैं ना, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपको जंगल में भी सब मिल जाएगा। यूनिट फँस भी सकती है, शूटिंग की गाड़ी जो सामान ला रही थी वो 3 दिन तक भी नहीं आ सकती है, 2 दिन तक भी, तो आप मर जाओगे क्या? आपको बिस्कुट खा के ज़िंदा रहने की आदत होनी चाहिए। तो शुरुआत के दौर में कभी ऐसा वक्त आया कि मतलब बिस्किट खाना पड़े या हाँ, हाँ, वो तो पैदल चलना पड़े? हाँ, हाँ, खूब, खूब। वो तो ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। मतलब अब क्या बोलूँ, ज़िंदगी का हिस्सा रहा वो। ऐसे-ऐसे मतलब दिन भर कुछ नहीं खाया, है ही नहीं कुछ, पैसे ही नहीं है। लेकिन शाम को आप मंडी हाउस गए तो दोस्त यार आ गए। हाँ भाई क्या हाल है? आ रहा चाय पी लो, सिगरेट पी लो, क्या खाएगा? आई। अभी तक तो क्या होगा कुछ मालूम नहीं था, शाम को पार्टी तक हो जाती थी। मेरे पास पैसे नहीं है ठीक है, लेकिन दूसरे दोस्त के पास पैसे हैं ना, तो वो कंजूस नहीं होता फिर। उसको मालूम है दोस्त है ना, तो वो खर्चा करता है। ऐसे दिन भी आए, कई बार खाना ही नहीं होता था वो, क्योंकि हर एक्टर की अपनी कहानी है, ज़िंदगी है। घर का कितना सपोर्ट रहा फाइनेंशियली या ऐसे ही बस? घर का फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि पिताजी पोस्टमैन थे, कंबाइंड फैमिली। हम कुछ पैसा भी नहीं मंगा सकते थे उनसे। वो बोलेंगे 4 रोटी तू ही खाएगा, इधर ही आ जा। क्या तनख्वाह, कंबाइंड फैमिली। पिताजी पोस्टमैन थे, तो आज से 40 साल पहले रिश्वत के नाम पे, चाय पानी के नाम पे चाय पानी ही होता था। हाँ हाँ हम भी। आपने आप पिताजी लोगों से, या वो बुजुर्ग लोग 40-50 साल पुराने जो लोग हैं, सच में चाय पानी माने चाय पानी ही होता था। तो पिताजी ने जब पोस्टमैन थे, सरकारी वर्दी में, सरकार, भारत सरकार की वर्दी में, उन्होंने रिश्वत के नाम पे जो चाय मिलती थी ना, वो चाय नहीं पी उन्होंने। बोला मैं इस वर्दी में नहीं पीऊँगा भाई। तो उन्होंने हमको बोला नहीं ये बात, लेकिन वो इनडायरेक्टली संस्कारों के रूप में हमारे भीतर कर गई। एक ही चीज़ बहुत बड़ा बना देती है आदमी को। मतलब अब हमें इसका मतलब ये हो गया कि आप हेमंत पांडे को कोई खरीद नहीं सकता। मैं बिक सकता हूँ, खरीद नहीं सकते आप। और दूसरी बात, कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ जो पत्नी का भी होता है, वो कितना सपोर्ट रहा भाभी पत्नी का? का बहुत ही बहुत ही बहुत ही, हर आदमी के पीछे जो बोलते हैं ना महिला का हाथ होता है, वो सच्चाई बात है। आप दिमाग खराब करके शूटिंग कैसे कर लोगे? घर से नाराज होके जाओगे तो। और फ़ोन, कुछ लोगों की ज़िंदगी जानूँ क्या क्या खाया तुमने, ऐसे में बीत जाती है। बीवी को, गर्लफ्रेंड को पढ़ाने में, हाँ जानू बस शूटिंग हो गई, मैं आ रहा हूँ जानू। हमारा कोई जानू वानू नहीं, काम पे गए हैं, अब युद्ध पे गए हैं, अब शाम को आएंगे। लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं घर के बारे में, घर परिवार बिल विल में कुछ नहीं। मतलब मुझसे ज़्यादा मज़ा कोई नहीं ले रहा होगा उस तरीके से, कि घर के बारे में कोई टेंशन मेरे को इन्वॉल्व भी नहीं होता है, सब पत्नी कर देती है। और वो ही पत्नी जो उत्तराखंड से आई थी, जब उनको कुछ पता नहीं था,
बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चा, बड़ा बेटा मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, छोटा FTNM कर रहा है, फिल्म टेलीविजन एंड न्यू मीडिया प्रोडक्शन से ग्रेजुएशन। अच्छा पंडित जी, आपने एक प्लान बनाया होगा कि मुंबई हम निकलते हैं, एक दौर होता है कि इस पोजीशन पहुंचेंगे तो घर बनाएंगे, यहाँ पहुंचेंगे तो इस शादी करेंगे, इस तरह कुछ प्लानिंग थी या चीज़ें? हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, आपको सच बताऊं। जो प्लानिंग बनाता है, अगर उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है ना, वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको लगता है सब खत्म हो गया। प्लानिंग तो ऊपर वाले ने बना रखी है, हमको भेज दिया, अब सब प्लानिंग वही कर रहा है। भगवान या तो है या तो नहीं है। या तो आप विश्वास करते हो तो फिर ट्रस्ट, फुल ट्रस्ट करो भगवान पे। अब नहीं है तो फिर नहीं, फिर अपनी प्लानिंग करो। हम भगवान को हमारे सेक्रेटरी वेक्रेटरी सब भगवान ही है काम भी वही अपने आप ही करवाते हैं सब। वो मतलब क्या बोलूँ हम, आप जब इस बात पे विश्वास करने लग जाते हैं ना, तो आप सच में फिर भगवान है का यकीन आपको हो जाता है। उत्तराखंड में फिल्म सिटी को ऐसा कुछ प्रयास चल रहा है बढ़ाने? चल रहा है, सरकार अपने स्तर पे कर रही है। मैं आज नहीं, हमेशा से ही उत्तराखंड के लिए कुछ भी करने को होता है तो मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। अभी जो धीरे पहले जो पलायन होता था, लोग जाते थे बड़े शहरों में, अब क्या स्थिति है? लोग पलायन है, आज भी है। पलायन को मैं बुरा नहीं मानता। अब आपको कुछ आप इस बात को गलत बोल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। हमारे यहाँ पहाड़ी में एक कहावत है कि चोलो ब्योलो और क्योलो। चोलो माने बेटा, ब्योलो माने बेल, कद्दू ककड़ी लौकी, और क्योलो वो एक जगह, केला, केले का पेड़ एक जगह नहीं रहता। केला लगेगा तो फिर लगेगा, बेल है तो वो कहीं भी जाएगी। तो ऐसा ही बेटा भी है, चेला भी है, वो आगे बढ़ेगा तो ही तरक्की करेगा। आप, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप सोचिए, चाहे वो हमारे भारत की सेना में जनरल हों, या ये खंडूरी जी हों, है ना, या ये डोभाल जी हों, या कोई भी उत्तराखंड का बड़ा आदमी, वो निकलता नहीं घर से तो आज यहाँ कैसे पहुँचता। मजबूरी में जो मजबूरी में पलायन तीर की तरह चुभता है। और मेरे क्या, सरकार को भी चुभना चाहिए, सरकार के हर नुमाइंदे को चुभना चाहिए कि मजबूरी में कोई पलायन कर रहा है तो आपके सिस्टम के लिए उस, अब क्या बोलूँ, आपको शर्म आ जाएगी, आपको डूब मरना चाहिए। आपकी वजह से, आपके सिस्टम की वजह से मजबूरी में कोई पलायन कर रहा है। पंडित जी, प्रोड्यूसर बनने के भी ऑफर आते होंगे? प्रोड्यूसर बनने के ऑफर आते हैं, लेकिन मैं पिट जाता हूँ और मुझे बहुत नुकसान हो जाता है। कोशिश की थी की आपने? थी, हाँ 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 वो हमारे बस का नहीं है, क्योंकि जिसको अपने जेब पे पैसे या अपने वो उसका वो नहीं है, वो इतनों का कैसे हिसाब किताब रखेगा, कैसे जुगाड़ करेगा, कैसे बात करेगा पैसे की, हमसे नहीं हो पाती। आज सिनेमा की क्या पोजीशन है? थिएटर, OTT, ये सब? आज सब बढ़िया। रंगमंच आप देखिए, इस अंधेरी इलाके में मुझे लगता है 100-200 जगह थिएटर हैं रंगमंच का, नाटकों का। OTT बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिल्मों में अच्छा काम हो रहा है। हाँ, लोग बदलते हैं, जो 10 साल पहले थे या 15 साल थे, वो आज हो सकता है वो ना हो, क्योंकि परिवर्तन, उनकी जगह नए आए। ये साइकिल के पहिए की तरह, एक आएगा तो जाएगा, वो प्रक्रिया प्राकृतिक है। आप उसको सीने पे मत लगा लो कि मेरा भी राज चलता था यार 20 साल पहले, तुझे पता है, वो वैसे जीना नहीं है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर इसको सच में आपने अंदर रग में डाल दिया ना, जिंदगी भर आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। हाँ, हुआ भी है, कितने लोगों ने किया है काम। 70 साल में भी काम कर सकते Yes, हो। yes, तो एक्टिंग में ऐसा नहीं कि यार 4 साल हो गए। अगर आपको टिक पाने की शक्ति है, सामर्थ्य है, मनस्थिति है, धनस्थिति है, तो आप टिके रहो। परीक्षा ऊपर वाला भी तो लेता है। मैं आपको उदाहरण दूँ, एक बार ना मेरे दोस्त ने फ़ोन किया था कि उसके दोस्त की बेटी आ रही है बम्बई, मिल लेना। तो मैंने कहा ठीक है, फ़ोन पे बात हुई उससे। मैंने कहा मिलने का टाइम नहीं है, उसको बोलता हूँ तू आ इधर, ये आ रही रोड में, इधर समुंदर के किनारे। मैं था नहीं उधर, तो उसने फ़ोन किया, मैं आ गई हूँ। मैंने कहा एक पर कागज़ लो और इसको मोड़ो, पूरा मोड़ो और उसको समुंदर में डालो और मुझे बताओ। तो कह रही हाँ मैंने डाल लिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला गया, आगे गया। अब बोली वो वापस आया पीछे। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कहा इसी में पत्थर डालो, अब मोड़ो इसको। तो उसने फ़ोन पे बताया, बोली हाँ वो चला गया, डूब गया। मैंने कहा यही बम्बई है, वजन लाना पड़ेगा आपको अपने में, अपना अस्तित्व बनाना पड़ेगा, अपना वजूद बनाना पड़ेगा। हल्केपन में मुंबई में कोई स्वीकार नहीं करता। कई दिल्ली के छिचोरे टाइप आ जाते हैं, ओ भाई ओ बेटे वाले, वो 4 दिन में चले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि उनके ईगो के साथ इस शहर का कल्चर मैच ही नहीं खाता। यहाँ सहजता चाहिए, समृद्ध वो सोच चाहिए।
विसिंटा में आप बड़े पोस्ट पे हैं जो है, बहुत सारी शिकायतें आती हैं पेंडिंग अमाउंट्स के बारे में, बहुत सारे अभी वही मीटिंग चल रही है। आर्टिस्टों के पेंडिंग। हाँ, अब दर्द दर्द वाली कहानी भी वहाँ मत छेड़ो, मेरे आपके- बहुत सारे पैसे इंट्रोड्यूसरों ने। हाँ, सिंटा में मैं हूँ, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारी जो कमेटी है वो कलाकारों के हित के लिए अपना बॉडी जो है वो आज ही तालियां बजी, कई पेमेंट वापस मिले हैं कलाकारों को। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। इससे पहले आपके कितने बाकी रहे होंगे? 1-2 करोड़ तो होंगे बाकी मेरे प्रोड्यूसर्स के। हाँ, सिंटा के नहीं आपके आपके जो। नहीं उतने नहीं है। हम तो जो जब 10 साल पहले किसी ने मार दिए तो अब उसको याद थोड़ी करते हाँ, हैं। उतना कौन है। हाँ, मारे हैं वो, बहुत अच्छे पैसे मारे हैं, भाग गए प्रोड्यूसर करके भाग गए। कई लोग ऐसे था, एक टाइम ऐसा था 2-4 चैनल जब थे, वो लोग आए, सीरियल पास किया, अपना बनाया जितने एपिसोड का 30-40 उन्होंने बनाया और चल दिए। हमारे रोक राग रो, अब तो उनकी कंप्लेन भी कहाँ करें। अब वो उनसे वसूले जा सकते हैं पैसे तब जब वो दोबारा कुछ शुरू करें, लेकिन वो लोग इतने चालाक होते हैं कि दोबारा दूसरे नाम से दूसरी कंपनी से शुरू करते हैं। उस पर नियंत्रण साधना से भी, और समझ अकल भी आ गई ना, अभी फायदा तो है नहीं यार, उसकी भी अपनी मजबूरी चली, उसी का खुद समय खराब चल रहा है, उसका समय खराब चल रहा है। बहुत सारे एक्टर हैं और इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, तो आपने और भी की खाली? ना हमारा ऐसा घर परिवार और उत्तराखंड में बस। हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, वो तो मतलब खर्चे हमारे अय्याशी वाले खर्चे नहीं हैं। हम तो एक मुट्ठी चने में मौज ले लें दिन भर में, 2-3 केले खा लो मौज, हमको अपने लिए कोई नहीं है। बाकी और चीज़ें ईश्वर हमसे जो करवाता है हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, खुश हैं। तो हाँ, और जो भी चीज़ में इन्वॉल्व रह पाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी माँ खुद जब मैं एनसीसी का कैंप के लिए गया था तो 100 रुपये का कर्जा मांग के लाई थी पड़ोसन से, हमारे पड़ोस से। तो 100 रुपये की वैल्यू में आज भी मैं टिप विप नहीं देता होटल में, मैं 100 रुपये मुझे यहाँ चुभता वो उधार मांगने वाला, मैं ऐसे खर्च नहीं कर सकता।